प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में मिली जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, कांग्रेस के झूठ को जनता ने नकारा। विकास कार्य को देखते हुए भाजपा के साथ आ खड़ा हुआ पिछड़ा वर्ग। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात। जनादेश पर की चर्चा, नेतृत्व के लिए जताया आभार। प्रदेश में पूरी हुई विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता हुई खत्म। विधानसभा चुनाव में जीत कर आए प्रत्याशियों ने जनता के प्रति आभार किया व्यक्त। और विख्यात उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में हुआ निधन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने जताया शोक। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा चुनाव में भाजपा को लगातार तीसरी बार मिली जीत को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि चुनाव में कांग्रेस के फैलाए झूठ को जनता ने नकार दिया। प्रदेश का पिछड़ा वर्ग भाजपा के विकास कार्य को देखकर उनके साथ आ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि किसान भाजपा की कल्याणकारी नीतियों के साथ है। प्रदेश की जनता ने अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा किया है। मूड क्या है, मिजाज क्या है? 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उन्हें जीत की बधाई दी। एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा कर नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव के साथ सबका विकास की नीतियों पर चलकर भाजपा ने प्रदेश में ये शानदार हैट्रिक लगाने का काम किया है। आपके नेतृत्व में हरियाणा राज्य ने विकास की ऐतिहासिक बुलंदियों को छुआ। हमने आपकी जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसके कारण ही भाजपा की हैट्रिक की राह आसान बनी। आपका आशीर्वाद व मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों को मिलता रहेगा। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर प्रदेश में मिली जीत पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह का फल है कि हरियाणा में भाजपा ने शानदार हैट्रिक लगाई है। चुनाव में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों तक सभी संकल्प के साथ आगे बढ़े, जिसके चलते हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बैटरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल शाम निर्वाचन आयोग में जाकर शिकायत दर्ज की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं को बताया कि पार्टी ने हरियाणा के 7 विधानसभा क्षेत्रों से मिली ऐसी 20 शिकायतें निर्वाचन आयोग को सौंपी हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया गया है कि इन ईवीएम मशीनों को जांच पूरी होने तक सील कर दिया जाए। जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को यह भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। 20 विधानसभाओं से शिकायतें आई हैं, 7 से पूरे दस्तावेज आए हैं।
कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा चुनाव में मिली हार पर समीक्षा की है। नई दिल्ली में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और अन्य नेताओं के साथ हार के कारणों पर चर्चा की। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि पार्टी ने इस अप्रत्याशित हार के कारणों पर विचार विमर्श किया और आगे कार्रवाई की जाएगी। इस चीज को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। अंबाला कैंट सीट से चुनाव जीतकर आए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप पर चुनाव आयोग जाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जीत चुकी है, कांग्रेस को जो करना है सो करे। उन्होंने कहा कि वे पहले से भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त थे। रुझानों के दिन कांग्रेस के दफ्तर में ढोल नगाड़े वाले पहुंच गए थे, लेकिन शाम होते होते सब वापस चले गए। मुख्यमंत्री बनने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी कोई दावा पेश नहीं किया। जीत के बाद कल से ही क्षेत्र का भ्रमण शुरू कर दिया है। देखिए, अब वो हार गए हैं, अपनी हार का संस्कार वो कैसे करते हैं ये उनके ऊपर है। वो जला के करते हैं, दबा के करते हैं, कैसे करते हैं हम में अलग अलग होती है। जैसे भी करना वो करें, हार तो हो चुकी है। जो कोशिशें बनती हैं वो कर लें और इसमें कुछ नहीं निकलने वाला। काम तो कभी खत्म नहीं होगा, काम तो चलते रहते हैं। कुतुब मीनार एक दिन में नहीं बन गया था। ये मूर्ख हैं, अब उनके बुद्धि का ज्ञान का कैप्सूल कोई होगा तो मैं लाऊंगा। हमने तो कल से ही, परसों जीते हैं, कल से ही विकास कार्यों की नए काम क्या होने हैं सारों के बाद काम शुरू कर दिया। देखिए, मेरी कोई किसी के साथ बात नहीं चल रही है, कोई किसी के साथ बात नहीं चल रही है। जब कोई करेगा तो बात करेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे, अपनी भी बातें कहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने हरियाणा में पार्टी को मिली जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। भाजपा सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों के मुद्दों से दूर हो गई है। इस चुनाव में जातिवाद और भीतरघात कांग्रेस को ले डूबा। ऐसा लगता है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समारोह में आएंगे और जैसे ही उनका समय मिलेगा वही डेट और समय आपको बताने का काम करेंगे। कुछ आज सोशल मीडिया में बहुत सारे सोशल मीडिया में चला हुआ है, जबकि अब तक कोई डेट फाइनल नहीं हुई है। वो जो डेट चली हुई है वो फेक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही सारी सूचना दूंगा। जो आदमी झूठ बोलने का काम करता है, गुमराह करने का काम करता है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, ये कांग्रेस का पुराना रिवाज बन गया है। कांग्रेस ने कभी भी जनता के हितों के लिए संघर्ष नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने जब जब सत्ता चलाने का उनको मौका मिला है, देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस के नेता हारे हैं, वो अभी बयान देंगे, सब मीडिया के सामने आएंगे। हुड्डा ने जिस प्रकार से उनके कांग्रेस के जो उम्मीदवार निशान लेके घूम रहे थे उन सबको हरवाने का काम हुड्डा ने ही खुद किया है। समीक्षा बैठक खड़गे साहब ने हुड्डा साहब की करनी चाहिए, पहले समीक्षा बैठक उनकी करनी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में लगी आदर्श आचार संहिता को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही प्रदेश में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता हट गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। उधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलकर उन्हें विधिवत गठित विधानसभा की सूची सौंप दी है।
फतेहाबाद जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। रतिया से सरदार जरनैल सिंह, फतेहाबाद से बलवंत सिंह, दौलतपुरिया और टोहाना से परमवीर सिंह ने चुनाव में फतेह हासिल की है। रतिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सरदार जरनैल सिंह ने 21,442 वोटों से पूर्व सांसद रही भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल को हराया। टोहाना से कांग्रेस प्रत्याशी परमवीर सिंह ने प्रदेश सरकार में मंत्री रहे देवेंद्र बबली को 10,529 वोटों से शिकस्त दी। तो वहीं फतेहाबाद से बलवंत सिंह दौलतपुरिया भाजपा प्रत्याशी दुंडाराम को 1925 वोटों से हराया। रतिया सीट से विजयी रही सरदार जरनैल सिंह ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए जीत का श्रेय जनता को दिया। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਤੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। तीसरी बार जनता ने मेरे को अपना सेवादार चुना है। ये रती हल्का की जनता को सह रहा है, मेरे कार्यकर्ताओं को सह रहा है। ये ईमानदारी की जीत है, ईमानदारी की बहुत जो वादे मेरे बहन भाइयों से मैंने किए हैं, जनता हल्के से किए हैं, मैंने सारे वादे मुख्य। आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि हार जीत जीवन के दो पहलू हैं। आदमपुर की जनता का हर आदेश मेरे सिर माथे पर है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश को जीत की बधाई दी। उन्होंने जनता को परिवार का हिस्सा बताते हुए उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहने की बात कही। मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने 1.5-2 साल की मेहनत को सराहा। हार जीत जीवन के दो पहलू हैं और आदमपुर का हर आदेश मेरे सर माथे है। मैंने अपनी तरफ से 1.5-2 साल में पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ सेवा करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जनता का जो आदेश है उसे मैं स्वीकारता हूँ। चंद्र प्रकाश जी को बधाई भी देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आदमपुर के परिवार के लोगों अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरे और मुझे आदमपुर की सेवा करने के लिए किसी पद की भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि 56 सालों से आदमपुर की जनता हमारे परिवार को आशीर्वाद देती आ रही है। हमने पूरी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा की है। उन्होंने कहा कि भव्य की हार से कार्यकर्ता मायूस ना हो, जनता की सेवा के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हम फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे और चौधरी भजनलाल का दौर फिर वापस लेकर आएंगे। आए हैं, चाहे मेरे पिताजी लड़ी हो, माताजी लड़ी हो, मैं लड़ा हूँ, रेणुका लड़ी हो या भव्य लड़ा है, आपने एक परिवार की तरह हमें आशीर्वाद दिया और हमने भी बड़ी ईमानदारी से आपकी सेवा करी है। और मेरे बेटे ने लगभग, आपको जैसे मैंने पहले कहा, बहुत लगन से आपकी सेवा करी, लेकिन ईश्वर कुछ और मंजूर था। तो मेरी सभी हमारे साथियों से प्रार्थना है कि वो मायूस ना हो। जैसा भव्य ने बहुत मैच्योर बात कही कि भाई काम आपकी सेवा करने के लिए हमें किसी पद की जरूरत नहीं, तो पहले भी आपके थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आप कृपया मायूस ना हो, हम फिर उठेंगे, खड़े होंगे और दोबारा चौधरी भजनलाल जी का दौर वापस लेकर आएंगे। आदमपुर विधानसभा सीट से जीतकर आए कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश ने खुशी जताते हुए कहा कि मैं आदमपुर की जनता का आभारी हूं। मुझे यहां के लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता और 36 बिरादरी के हित में काम करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। आदमपुर की सीट की अपनी एक विरासत रही है। वे जनता की उम्मीदों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेशक भाजपा की सरकार बन रही है, परंतु आदमपुर में परिस्थितियों के हिसाब से विकास कार्य करवाए जाएंगे। आदमपुर हलके की जनता का बहुत ही आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्यार और लगन और उत्साह के साथ उन्होंने मुझे मान और सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी द्वारा मुझे वहाँ जब उम्मीदवार बना करके भेजा गया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ओर से, तो उन्होंने मुझे बहुत ही, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जितना मान सम्मान उन्होंने दिया। और जो बातें हमने रखी उन बातों पे उन्होंने वाकई ही लोगों का एक रुझान बना, एक चुनाव का माहौल बना और आज उसका परिणाम आपके सामने है। उस परिवार का नाम रहा है और वो परिवार मेरे लिए आदरणीय है और मान सम्मान हम करते हैं और करेंगे, क्योंकि एक सामाजिक बातें अलग होती हैं।
बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने के बाद पूर्व मंत्री मूलचंद को लोगों से बधाई मिलने का सिलसिला जारी रहा। इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में विकास का जो पहिया चल रहा था उसकी गति और तेज की जाएगी ताकि लोगों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में तरह तरह के प्रपंच रचकर लोगों को गुमराह करने वाले लोगों को जनता ने स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और उम्मीद है कि दशहरे के बाद शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। ये बल्लड़ के लोगों की जीत है। बल्लड़ लोगों की 14 में जीत, 19 जीत, 24 में जीत, बड़ी जीत बल्लड़ के लोगों को बधाई। और जो बल्लड़ के लोगों ने विश्वास भरोसा, जितने जो 2 नंबरी आदमी थे उनको जिस तरह इग्नोर करने का काम बल्लड़ के लोगों ने करा है और बल्लड़ विकास को गति देने का काम किया है। और बल्लड़ के लोगों ने जिस तरह के हालात बल्लड़ में, जिस तरह का चुनाव में प्रचार हुआ और लोगों ने मान लिया था कि ये काम करने वाला नहीं है, ये तो एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले हैं। और बल्लड़ के लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूँ। और जो बल्लड़ के लोगों ने भरोसा है पूरा, ये आने वाले दशहरा के बाद आने वाला है, दशहरा के बाद होगा और पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब कोई धमकी की सरकार नहीं है, मनचाही करने की जरूरत नहीं है। अब आम व्यक्ति की पूर्ण बहुमत सरकार है, प्रेशर की सरकार नहीं है। केंद्र सरकार ने लोगों में खून और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये समावेशी विकास और पोषण सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। इस योजना पर 17,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। 2028 तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा और 17,082 करोड़ 17,082 करोड़ का टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। And this will be 100% funded by the central government. इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी और इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और विशेषकर जो हमारे ऐसे वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सके। विकास भी विरासत भी पहल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की समृद्धि विरासत रही है, इसे संरक्षित किया जाना जरूरी है। सरकार ने इसे देखते हुए गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस परिसर के जरिए देश की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दी है। इस पर 4,400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच संपर्क और उन तक पहुंच आसान हो जाएगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बनेंगे। देश के दिग्गज उद्योगपति व टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन लाल टाटा का कल निधन हो गया। रतन टाटा के निधन पर देश में शोक की लहर है। 86 वर्षीय रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन लाल टाटा के निधन पर महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में रतन लाल टाटा को बड़ी संख्या में नेताओं व लोगों ने श्रद्धांजलि दी। 2008 में रतन लाल टाटा को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनके निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के दिग्गज उद्योगपति और टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने कहा है कि रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान ऐसे वक्त में संभाली जब टाटा समूह के अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि रतन टाटा लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले और नेतृत्व करने वाले लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय है, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के
एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी है। कार्यवाहक नायब सिंह सैनी ने भी उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि देश और विदेश में रतन टाटा का बड़ा नाम रहा। उनका जाना उद्योग जगत के लिए बड़ी क्षति है। रतन टाटा ने देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। भारत के बाहर भी जिन्होंने एक बड़ा नाम रतन टाटा का था, वो आज वो नहीं रहे। पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उसी की दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और जो एक गहरा दुख हुआ है, हमारा भी मन बड़ा व्यथित है कि ऐसा व्यक्तित्व जिनका पूरा जीवन राष्ट्र को भी समर्पित रहा है, राष्ट्रहित के अंदर उन्होंने बड़े जो प्रोजेक्ट दिए हैं, जिससे कि लाखों की संख्या में रोजगार के साधन भी खड़े हुए हैं और विकास के में भी उनका एक योगदान। ऐसे व्यक्तित्व का जाना वो हम सब के लिए एक क्षति है। हरियाणा सरकार ने दुर्गाष्टमी को देखते हुए कल 11 अक्टूबर को प्रदेश के सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। कल स्कूल का समय प्रातः 10 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक होगा। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों की पहली शिफ्ट का समय प्रातः 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। दूसरी शिफ्ट के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रदेश में दशहरे के पूर्व को धूमधाम से मनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। अलग अलग स्थानों पर रामलीला के मंचन के साथ ही रावण दहन की भी तैयारियां पूरी होने को हैं। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे हैं। दशहरा कमेटी पलवल के पदाधिकारी किशन चंद छाबड़ ने बताया कि दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य और सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि पुतला बनाने की एक सामाजिक प्रथा है जो लंबे समय से चली आ रही है। पलवल में दशहरा मनाने की तैयारियां पिछले 3 महीने से चल रही हैं। विजयदशमी के उपलक्ष्य में सुंदर झांकियां निकाली जाएंगी, जिसमें भगवान राम, शिव जी, राधा कृष्ण, रावण की झांकियां शामिल होंगी। हमारे बुजुर्गों ने किया, अब हम लोग कर रहे हैं। आगे जैसे पीढ़ी आगे चलाएगी वैसे चलती रहेगी। ये एक सामाजिक काम है। दशहरा उत्सव हर साल इसी तरह से दशहरे पे ही मनाया जा रहा है। हम इसकी तैयारी 2-3 महीने पहले से शुरू कर देते हैं। जैसे रावण के पुतले बन रहे हैं, इधर बैरिकेटिंग हो रही है, लोगों से कुछ चंदा वगैरह उगाही कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा हमें सहायता मिल जाती है। आगे फिर प्रभात पेज से इसकी पूर्ति करते हैं। सवारी तो देखो, जहाँ झांकी वाले अलग से आ रहे हैं, दिल्ली से बुलाए हमने उनको। 1-1.25 लाख की उनकी बुकिंग है हमारी, तो वो उसमें चलेंगे। तिरंगा की झांकी निकलती है, फिर हमारा रावण की, राम की, आगे शिव जी की और राधा कृष्ण की, ये सारी हमारी होती हैं अपनी। कारीगर जमील खान ने बताया कि पलवल में पिछले 1 महीने से पुतला बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस बार रावण का पुतला 65 फीट, कुंभकर्ण 60 फीट और मेघनाथ का पुतला 55 फीट का बनाया गया है। पुतलों को आकर्षक बनाने के लिए रंगीन कागज लगाया गया है। आतिशबाजी के लिए ग्रीन पटाखों का प्रयोग किया जा रहा है। वे पुतला बनाने का ये कार्य पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। 60 फुट का कुंभकर्ण, 55 फुट का मेघनाथ, 15 कारीगर लगे हुए हैं। ये कागज है, इसमें बहुत कीमती रंगीन कागज आता है दिल्ली से। बांस है, सारी चीज कीमती लगे हैं इसमें। ग्रीन आतिशबाजी आती है, वो रेडीमेड बनी हुई। कमेटी का 5 लाख का खर्चा है इसमें पुतलों में। बल्लभगढ़ के पुतले हैं, फरीदाबाद की 6 और रबूपुरा है यूपी में, हमारा नोएडा में, वहाँ का है। पुतले तो बहुत जगह बनाए, देहरादून, सोलन, शिमला, चंडीगढ़, नई दिल्ली, लबकुश रामलीला कमेटी है नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली जो रेलवे स्टेशन में लाल किले पर। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही सभी स्थानीय कारीगर और व्यवसायिक अपने उत्पाद मार्केट में बेचने के लिए पूरी तैयारी पर रहे हैं। जींद में मिट्टी के उत्पाद बनाने वाले कारीगर ने नवरात्र, करवा चौथ, अहोई अष्टमी और दीपावली को ध्यान में रखते हुए वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर काम जोर शोर से शुरू कर दिया है। मिट्टी के दिए, करवे, अहोई आदि बनाने का काम पूरे उत्साह से शुरू हो गया है। स्थानीय महिला अंतिमा शर्मा ने बताया
कि स्वदेशी अथवा हमारे कारीगरों के हाथों से बनाए गए उत्पाद बहुत ही बेहतर तथा टिकाऊ होते हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि सभी इन पर्वों पर अपने देश के कारीगरों से बने उत्पाद की खरीदें, जिससे कि उनकी आमदनी और मनोबल दोनों बढ़े। लोकल फॉर वोकल का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार जो है हाथ के काम को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। जिस प्रकार से अब त्योहारों का सीजन चला है तो मिट्टी के बर्तन बनने लगे हैं, दिए बनने लगे हैं, करवे के बर्तन बनने लगे हैं। देखिए चाइनीज चीजों ने बहुत ज्यादा यहाँ पर अपनी पकड़ बना ली थी, लेकिन फिर एक बार हाथ के काम को, जैसे भारतीय ने लोहा मनवाया कि हाथ के काम में सबसे आगे रहा है, ठीक उसी प्रकार हस्तशिल्प आप जो है ना बहुत अच्छे से काम करने लगे। इससे देखो रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अगर हमारे स्वदेशी वस्तुओं का अगर हम ज्यादा प्रयोग करते हैं तो हमारे भाइयों को कारोबार में थोड़ी बढ़ोतरी मिलेगी। अपने उत्पाद बनाने में जुटे कारीगरों ने बताया कि जागरूकता के चलते अब लोग विदेशी अथवा चाइनीज सामान के बजाय स्वदेशी सामान को तवज्जो दे रहे हैं। हमारे पास काफी ऑर्डर आ रहे हैं। उत्पादों की मांग बढ़ने से हमारी आय में भी इजाफा हुआ है। कल से एक तरह से कारोबार में तेजी आई है और जहां पहले लोग चाइनीज का प्रयोग करते थे उसको दरकिनार करते हुए अब स्वदेशी सामान का प्रयोग कर रहे हैं और ऐसे में जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम था वो तेजी पकड़ता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ साथ जैसे बात करिए पहले इतनी डिमांड होती नहीं थी, अभी 2 लाख मिट्टी के दिए की डिमांड आई हुई है। धीरे धीरे इनकी तरफ रुझान कम हो रहा था और चाइनीज चीजों की तरफ ज्यादा रुझान हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनका रुझान दोबारा से स्वदेशी चीजों की तरफ आ रहा है, जिससे लोग जो हस्तकार हैं वो हाथ से काम करते हैं, उनका काम बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन धीरे धीरे उनमें बहुत ज्यादा उनके पास ऑर्डर आ रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा के नूंह जिले में बाजरा खरीद शुरू होने के साथ उत्पादक किसान अपनी फसल बेचने MSP पर बेचने के लिए अनाज मंडी पुन्हाना की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ बाजरा को 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद खरीदा जा रहा है। मार्केट कमेटी सचिव विजय कुमार ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए मंडी में सभी प्रबंध किए गए हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जो किसान रजिस्ट्रेशन करते हैं उनकी फसल की ही खरीद अनाज मंडी में हो रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उस पर जो रजिस्टर्ड फार्मर है उनको सरकार के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा। जो वेरिफिकेशन हो जाएगी वो फिर हमारे पोर्टल पर आ जाएगा ई खरीद के ऊपर। जो वेरीफाइड फार्मर्स हैं वो अपनी फसल मंडी में लेकर आएंगे और गेट के ऊपर ई खरीद पोर्टल से हम गेट पास जारी करते हैं। उसके बाद 2625 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। उसके ऊपर हमारी जो परचेज एजेंसी है मार्केट कमेटी पुनाना में वेयर हाउसिंग हमारी प्रोक्योरिंग एजेंसीज है वो परचेज करेंगी और जो सरकार के द्वारा जो स्पेसिफिकेशन निर्धारित किए गए हैं। वहीं आढ़तियों ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत अनाज मंडी में नहीं हो रही। बाजरा उत्पादक किसान अच्छा भाव मिलने से खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार बाजरे के दाम अच्छे मिल रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। लियाकत भाई, बहुत बढ़िया सुविधा है यहाँ किसानों के लिए और सबका बाजरा पूरे तरीके से लगाया जा रहा है। जिनका सूखा बाजरा है गेट पास कट के आ रहा है, सबका बाजरा सरकार खरीद रही है। कोई दिक्कत बाजरे की परचेज में किसी किसान की कोई कंप्लेंट नहीं है, सब खुशी है। पूरी सुविधा है। जिस किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो अपना माल सुखा के लाए, बढ़िया माल लेके आए, आने के साथ ही उसका गेट पास कटेगा, अफसर आएंगे, बाजरा लगा लेंगे, खोल के चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है किसान को। उसके खाते में क्या रेट सरकारी निर्देश? 2625 रुपए का सरकारी रेट है और उसी निर्धारित रेट पर बाजरा खरीदा जा रहा है। देखो, एक तो आढ़ती ने पहले जमींदार को बोल दिया कि माल को सुखा के लाए। मॉइस्चर मानक तय है जो सरकार की जो 13% मॉइस्चर है, तो जमींदार मोस्टली सुखा के माल ला रहा है। और गेट पास वाली बात है, बढ़िया सुविधा है, बढ़िया भीड़ भाड़ नहीं है, गेट पास तुरंत कट जाता है। जमींदार का आके अपने अफसर आके चेक करके और माल खुल जाता है, तुलने में देरी नहीं होती। खरीदारी सही हो रही है, माल क्वालिटी देख के बढ़िया माल लेके और अपने कर रहे हैं, बढ़िया, कोई परेशान नहीं है जमींदारों को। बढ़िया खरीदारी हो रही है, बढ़िया सुविधा है सब चीज की। गेट पास कटवा के लाए, गेट 26 से खरीद हो रही है। गेट पास की पास करेंगे तो 26 से बिकेगा ना, कुछ कम बिक जाएगा। अभी तो 4 किला की आई है और बाकी रह रहा है फसल है अपना गांव में, तो आगे पता ना है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।